नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के द्वारा प्रस्तुत आरोग्य मंत्रा इस कार्यक्रम में। आरोग्य मंत्रा में हम आज बात करने जा रहे हैं नागपुर शहर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर संदीप वाघ जी से, जो एक ऑर्थोपेड। डॉक्टर संदीप ने उनका MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया है। इसके पश्चात हैदराबाद के सुप्रसिद्ध यशोदा हॉस्पिटल से DNB ऑर्थोपेडिक पूरा किया। उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप प्राप्त की। फिर उन्होंने बैंगलोर में हॉस्मैट हॉस्पिटल से स्पाइन सर्जरी में फेलोशिप की है। इस दौरान उन्होंने मिनिमली इनवेसिव स्पाइन सर्जरी में भी ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद 2014 में उन्होंने JNMC सावंगी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सेवा दी और फिर 2018 से नागपुर में ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में वह हमें स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं और साथ में इसका इलाज किस तरह किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर, आपका स्वागत है आरोग्य मंत्रा इस कार्यक्रम में। आप स्पाइन सर्जरी आज हमारा विषय है, तो स्पाइन या रीढ़ का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है? सर्वप्रथम मैं अभिवादन करना चाहूँगा महाराष्ट्र 24 के दर्शकों का। स्पाइन सर्जरी के बारे में जैसे आपने पूछा, स्पाइन जो है ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे ब्रेन या मेंदु से लेकर हमारे पेल्विस तक, मतलब पूरे शरीर के करीबन 3/4 हिस्से तक वो कवर करता है। और इसका मेन ये है कि ये हमारी शरीर का आधार स्तंभ है, तो इसलिए रीढ़ की हड्डी या रीढ़ जो स्पाइन कहते हैं ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें स्पाइन का मैकेनिज्म क्या है? स्पाइन का मैकेनिज्म बड़ा ही जटिल या कॉम्प्लेक्स माना जाता है। बेसिकली ये हमारे ब्रेन का ही एक्सटेंशन ऐसा कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं जो नर्व्स बोलते हैं या नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो ब्रेन से लेकर हमारे शरीर के पेरीफेरीज तक यानी अंगों के विभिन्न भागों तक जाती है। इसका डेमो मैं आपको इस पे मॉडल पे दिखाना चाहूँगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर हमारे यहाँ पर ब्रेन होता है और यहाँ से ये जो स्पाइन है इसमें से स्पाइनल कॉर्ड चलती है, जो कि ब्रेन का ही एक्सटेंशन ऐसा कह सकते हैं। और जब वो नीचे जाती है तो विभिन्न भागों में नर्व्स छोड़ते जाती है, नर्व रूट्स छोड़ते जाती है, जो और स्प्रेड आउट होती है। और ये सारा का सारा सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की तरह काम करता है, जो हमारे पेरीफेरी से सेंसेशंस को ब्रेन तक लेके जाएगा और ब्रेन से सेंसेशंस को मोटर पावर को या कमांड्स को पेरीफेरी तक लेकर जाएगा। इससे यह होता है कि हमारे शरीर का सारा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इसके थ्रू काम करता है। कई बार तो ब्रेन तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं होती और ये मिनी ब्रेन जैसे भी काम करता है कि जैसे हमको तुरंत कोई घटना, जैसे एक पैर के बाद हमको दूसरा पैर उठाना है या मच्छर काटने के बाद हमको उसको मारना है, तो ये रिफ्लेक्सेस हम शायद ब्रेन से नहीं करते हुए सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन अपना स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही करते हैं, ताकि हमको टाइम भी कम लगे और हम तुरंत उससे निकल सके। तो इस तरह ये काम करता है। तो स्पाइन सर्जरी को काफी विकट या जटिल क्यों माना जाता है? बेसिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेन की तरह ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है। इसको छूना या इसके आजू बाजू में ऑपरेशन करना या काम करना ये बड़ा ही डेलिकेट और जटिल काम है। तो इसलिए इसमें खतरा भी रहता है और ये बहुत ही टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए इसको काफ़ी जटिल माना जाता है। तो आमतौर पे स्पाइन में क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादातर के पाई जाती है? अगर हम उम्र के हिसाब से देखेंगे तो जनरली यंग लोगों में मसल्स की वजह से पेन होना या फिर मसल वीकनेस की वजह से पेन होना या फिर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, ये काफ़ी तौर पर पाया जाता है। आपने काफ़ी सुना भी होगा साइटिका या स्लिप डिस्क के बारे में। उसके अलावा जैसे हम बढ़ती उम्र के लोगों में देखिए तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की घनत्व कम होने की वजह से होने वाले फ्रैक्चर्स या फिर डीजेनरेटिव स्पाइन डिसीज बोलते हैं, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि हड्डियों के जॉइंट्स घिस जाने की वजह से बैक एक, कमर दर्द होना या नसों में तकलीफ होना, ये कॉमन है। छोटे बच्चों में जनरली रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, जिसको स्कोलियोसिस हम बोलते हैं, वो भी काफ़ी देखा जाता है। फिर इंडियन सिनारियो में TB स्पाइन का, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन स्पाइन में, ये इंडियन सिनारियो में काफ़ी देखा जाता है। इसके अलावा फिर कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स है, ये भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं काफ़ी हद तक। तो इसमें स्पाइन की जो सर्जरी की आवश्यकता कब होती है? स्पाइन की सर्जरी की आवश्यकता को देखा जाए तो
दो विभागों में हम बांट सकते हैं। एक तो यहाँ जहाँ पर रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर में अगर हड्डी बहुत दब गई है या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द है या कभी सरक जाना जिसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं उसमें। दूसरा है जहाँ स्पाइनल कॉर्ड या जो कि मेन तंत्रिकाओं का स्ट्रक्चर है उसको अगर दबाव आना, जैसे कि स्लिप डिस्क में होता है या फिर अगर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में उस पर दबाव आता है या कभी कभी ट्यूमर्स रहते हैं, तो उन सब केसेस में वहाँ पे जहाँ पे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है वहाँ पे ऑपरेशन करने की या सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में लोगों में स्पाइन से जो जुड़ी जो ऑपरेशन रहती है उसको लेकर काफ़ी डर रहता है, तो आप उसका फिर कैसे निवारण? ये बेसिकली क्या है कि पुरानी धारणा है लोगों के मन में या डर है बैठा हुआ कि ऑपरेशन करने से हम कभी चल नहीं पाएंगे या हमारे पेशाब में प्रॉब्लम आएगी या फिर हमको हमेशा बेड पर ही रहना पड़ेगा, ज़िंदगी भर कमर दर्द होता रहेगा। ये सब चीज़ें पुरानी धारणा है। ये धारणा होने का कारण ये है कि बहुत बार डर के मारे बोलिए या फिर सीवियरिटी के मारे पेशेंट्स हमारे तक बहुत लेट पहुंचते हैं और फिर उनका इलाज करने पर भी जो पेशेंट को अपेक्षित होता है वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्पाइन बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। एक बार अगर उसको इंजरी हो जाता है तो वो हीलिंग में कभी कभी टाइम लेता है या कभी कभी हील भी नहीं हो पाता। तो इन सब डर की वजह से या इन सब गलत धारणाओं की अफवाहों की वजह से बहुत बार पेशेंट चिकित्सा नहीं लेता है। स्पाइन सर्जरी का डर उनको घरों में बिठा के रखता है और फिर जब वो आते हैं तब ऑलरेडी टाइम निकल चुका रहता है और हम उनको हेल्प नहीं कर पाते। तो ये मुझे लगता है कि जो लोगों के मन का डर है वो धीरे धीरे निकल रहा है काफ़ी हद तक, पर और उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो इसमें नई तकनीक और चिकित्सा पद्धति में कौन सी जो है कितनी बदलाव आए हैं, क्योंकि आजकल टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, तो इसकी क्या पद्धत है? पिछले 2 से 3 दशकों में अगर आप देखेंगे तो स्पाइन सर्जरी या स्पाइन का ट्रीटमेंट रिवोल्यूशनाइज हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब इसमें भयंकर बदलाव आया है। सबसे पहले जो आज की तारीख में लेटेस्ट जो हमारे पास आया है वो है मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम कम से कम चीरे में या कम से कम टिश्यू को डैमेज करते हैं। चीरे से ज़्यादा महत्व होता है कि हम सॉफ्ट टिश्यू को या स्पाइन के टिश्यू को कितना डैमेज कर रहे हैं। उसको बिना डैमेज किए ये सर्जरीज करना पॉसिबल है। उसके लिए माइक्रोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स, ऐसे नए नए टेक्निक्स हैं। इसमें नर्व्स को धक्का भी नहीं लगते हुए हम पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं, इवन विदाउट गिविंग एनेस्थीसिया, इवन पूरा बेहोश न करते हुए जस्ट उतने भाग को बधिर करते हुए भी हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट पूरा देर अवेक रहते हैं, उनको पता चलता रहता है कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा अभी रोबोटिक्स आ गए हैं, अभी नेविगेशंस आ गए हैं, जो कंप्यूटर असिस्टेड आ गए हैं, जो कंप्यूटर्स आपको बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे टच नहीं करना है और कहाँ पे टच करना है। और आजकल गैमा नाइफ आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ईजी कर देती है सर्जरीज को करने के लिए, और टेक्निकली बहुत साउंड हो चुका है। स्पाइन के सेहत के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे खान पान भी इसमें बहुत ज़रूरी है, तो इसका सेहत में क्या योगदान रहता है? स्पाइन की सेहत अगर मैं इनोमरेट करना चाहूँ तो बहुत ही बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपके स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि स्पाइन को अगर आप एक स्ट्रक्चर की तरह देखें तो एक लंबा स्ट्रक्चर है जिसको मसल्स के साथ कोर किया हुआ, मतलब कि एक टेंट की तरह स्ट्रक्चर है जिसको होल्ड करके रखा हुआ है, और ये मसल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्पाइन के ऊपर हमेशा प्रेशर आता रहता है। तो बैक एक्सरसाइजेस या ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज करना ये सबसे पहला इसका प्रिवेंशन है। अच्छा न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रोटीन्स अगर आपके बॉडी में कम होंगे, आप मालनरिश रहेंगे तो आपके बैक मसल्स वीक रहेंगे। आपको लाइफस्टाइल जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में हो गया, कंप्यूटर पे घंटों बैठना, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इससे गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, बहुत दूर दूर तक ड्राइविंग करना या बहुत देर तक हमको एक ही जगह पे बैठ के, बैंक वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको एक ही जगह पे बैठ के बहुत देर काम करना होता है, तो इन सब के लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो गई है, रात में बहुत देर तक हम लोग जागते हैं, सुबह हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसको बहुत सुधार की ज़रूरत है, हमको डेली लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो स्पाइन के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसी है। उसके अलावा है ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट, जो कि एल्डरलीज में दिखा जाता है। जो बूढ़े लोग हैं हमारे यहाँ पे 60-65, उनकी बोन डेंसिटी काफ़ी पुअर दिखती है, तो उन लोगों को आवश्यकता है कि अच्छा खान पान रखें, कैल्शियम और सप्लीमेंट्स ले, अपने डॉक्टर से मिलते रहें
और सबसे महत्वपूर्ण जो सलाह देना चाहूँगा कि रेगुलर चेकअप्स कराएं। आपको थोड़ा भी बैक एक होता है तो उसको निगलेक्ट ना करें। लोगों को लगता है कि बैक एक हो रहा है तो 4-5 दिन दवाई लेके मैं काम चला लूँगा, वो करते करते ही प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। तो निगलेक्ट ना करें। अपने रेगुलर डॉक्टर से भी अगर आप सलाह लेते तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे सजेशंस इसमें दे सकते हैं, और जब ज़रूरत है स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास आप जा सकते हैं। तो डॉक्टर, इसमें स्पाइन से जुड़ी और गंभीर बीमारियां मतलब और भी उभरती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी इसका एक रीजन इसका एक रीजन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी वही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस ये दो अलग अलग, जैसे उम्र के साथ साथ होने वाला जो स्पॉन्डिलोसिस होता है वो हम समझ सकते हैं कि उनकी डेंसिटी अच्छी नहीं है, उनके हड्डियों में कमजोरी है, तो उसकी वजह से वो उनको वो तकलीफ होती है। पर यंग लोगों में मोबाइल का यूज 8-8, 10-10 घंटे तक बच्चे दिन भर मोबाइल यूज करते हैं, छोटे उम्र से। कंप्यूटर्स का यूज, बहुत देर तक नीचे झुक के वो जो हम गर्दन टेस्ट करके मोबाइल देखते रहते हैं, तो उन सब में हमको ये प्रॉब्लम दिखती है कि फिर मसल्स वीक होते जाते हैं और हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, जो मुझे लगता है सर्वाइकल के लिए भी उतना ही मैटर करती है। डॉक्टर, आमतौर पे जो घर में जो महिलाएं रहती है, जो घंटों घंटों खड़े रह के काम करती है और उनको जो पैरों में दर्द महसूस होने लगता है और उनको जो है वो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो आप क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए, जनरली एल्डरली लेडीज जो हमारे यहाँ पे है 45+ पोस्ट मेनोपॉजल जिनको बोलते हैं, उनके मेनोपॉज होने के बाद ये तकलीफ़ें चालू होती है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से बोल सकते हैं। तो उनमें बोन की डेंसिटी कम होने से और जॉइंट में लुब्रिकेशन कम होने की वजह से उनके आर्थराइटिस डेवलप होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये नी जॉइंट में काफ़ी कॉमनली होता है, जिससे घुटने का दर्द बहुत बना रहता है। इसका ट्रीटमेंट भी अगर सही तरीके से करते हैं विथ एक्सरसाइजेस, मेडिसिन, तो ये अच्छे से रिकवर, ये क्यूरेबल नहीं है बट ये रिकवरेबल है। एक बार अगर आपके जॉइंट में बहुत सीवियर आर्थराइटिस आ गया तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते। ऐसे केस में दवाइयों से हम सिर्फ उसको अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल में रख सकते हैं। जहाँ पर ये ट्रीटमेंट भी नहीं काम करता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड आर्थराइटिस, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 60-65 की एज में आते हैं और बहुत दिनों से उनको तकलीफ होती है और काफ़ी हाई ग्रेड आर्थराइटिस रहता है। ऐसे केसेस में फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाए। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ये बहुत ही एक्सेलेंट और रिवार्डिंग सर्जरी है। इससे करने के बाद पेशेंट्स के मोबिलिटी में, मतलब चलने के तरीके में या काम करने के या डे टू डे लाइफस्टाइल में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। और जो पेशेंट मतलब 2 मिनट के लिए चल नहीं सकते, वो घर के पूरे काम कर सकते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग अपने फ्यूचर के लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में भी अवेयर हो और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसके लिए वो ट्रीटमेंट भी ले। डॉक्टर, जैसे स्पाइन जो है वो अपने बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो आप इसके लिए दर्शकों को क्या आप सलाह देना चाहोगे? दर्शकों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। ध्यान से देखिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कितने देर बैठ रहे हैं। एक स्ट्रेच में आप 2 घंटे 3 घंटे ना बैठे, आधे 1 घंटे का उठ के थोड़ा सा बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए। डाइट में अच्छा ध्यान रखिए। सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, तो डेली थोड़ा देर सनलाइट में घूमें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा स्ट्रेस रिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। एल्डरली लोगों को भी अपने शरीर के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जहाँ पर आपको तकलीफ़ है प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए और निगलेक्ट मत करिए। कई महीनों के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर बैक एक तो 2 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है। इतना लेट नहीं आना है। जैसे ही आपको तकलीफ होती है, कम से कम आप 2-3 दिन में अगर आपको रिलीफ नहीं होता तो आप एक बार जाकर मिलना चाहिए ताकि आपके डॉक्टर उसको हेल्प कर सकें। तो यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी ज़रूरत है प्लीज़ हेल्प लीजिए, डॉक्टर्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। डॉक्टर संदीप वाघ जी ने हमें स्पाइन से जुड़ी तकलीफें और जॉइंट रिप्लेसमेंट अर्थात संयुक्त प्रतिस्थापन के बारे में जानकारी दी है। इसके ऊपर इलाज कैसे किया जाता है इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। आरोग्य मंत्रा कार्यक्रम में हम मुलाकात करते रहेंगे और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। तब तक आप बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।